सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं दो डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। इन दोनों डिविडेंड स्टॉक्स का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आप भी कहते होंगे यार इसने वैल्यू स्टॉक बता दिए, इसने ग्रोथ इन्वेस्टिंग बता दी, इसने पैनी स्टॉक्स बता दिए, पर कभी डिविडेंड स्टॉक्स की बात नहीं की। तो आज मैं वही बताने वाला हूं, डिविडेंड स्टॉक्स, जिसमें पहला स्टॉक्स है कोल इंडिया और दूसरा है वेदांता। दोनों ही बहुत अच्छी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में डिविडेंड स्टॉक्स में इन्हें डिविडेंड स्टॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है कि इस कंपनियों में जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी से शेयर का प्राइस ज्यादा हाइक नहीं होता। ये कंपनी क्या करती है, जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के रूप में देती रहती है। मतलब एक रेगुलर इनकम सी टाइप की बनी रहती है जिससे शेयर होल्डर की। तो ये इस टाइप के स्टॉक्स होते हैं। ये ज्यादा भागते नहीं है, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता इनमें, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जो शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड टाइम टू टाइम 3 महीने पर, 6 महीने पर, 9 महीने पर, 1 साल में देते रहते हैं जी। सो आज करते हैं इन्हीं दोनों स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनीज की जो मेटल और माइनिंग के फील्ड में हैं और डिविडेंड स्टॉक जैसे उनको कहा जाता है। उनका डिविडेंड के लिए उनको लिया जाता है। जो भी कोई उनको बाय करता है वो डिविडेंड वगैरह के लिए करता है और ये काफी अच्छे स्टॉक्स हैं और इनके फंडामेंटल एनालिसिस अब देखते हैं। दोनों ही मेटल और माइनिंग से है। एक है कोल इंडिया, दूसरी है वेदांता। तो दोनों ही बहुत अच्छी कंपनियां हैं। चलो पहले देख लेते हैं कोल इंडिया को। कोल इंडिया का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले इसमें यही देखने वाला है, मेटल और माइनिंग और कोल से रिलेटेड है, कोल वैशरीज से रिलेटेड है और फर्टिलाइजर, सीमेंट्स, ब्रिक्स, क्लिन्स आदि ये जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं अदर सेक्टर्स के, वो भी इसमें इंक्लूड है। फिर चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की ओर। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस पहले की तरह ही जैसे मार्केट कैप वगैरह देखना होता है, तो मार्केट कैप देख के ये लग ही रहा होगा कि ये लार्ज कैप कंपनी है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती नहीं है इसमें। दूसरी चीज, इसका जो स्टॉक का पीई है वो 7.1 है, जो इंडस्ट्रियल पीई है वो 15.9 है, यानी कि अभी ये एक अंडर वैल्यूड पोजीशन में दिखाई दे रही है कंपनी। जो ROC है वो देखने वाली चीज है इस कंपनी का, 63.6, ह्यूज जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत पैसा कमा रही है। और ROE भी जैसे इसका देखने को मिलता है 52.0, बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई, यानी कि इन्वेस्टर के पैसा पे भी काफी पैसा कमा रही है और अपने पैसे को भी एफिशिएंटली यूज कर रही है। इसका मतलब ये होता है। पता नहीं गवर्नमेंट कंपनियों में ऐसे ही होता है, पहले काफी दिखा रखा होता है ROE ROC, कई बार ऐसा भी होता है एकदम से नीचे भी चला जाता है, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता इसमें। डेट इक्विटी पर वैसे बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। डेट इक्विटी रेशियो है 0.08, वो भी बहुत अच्छा है, यानी कि कंपनी पे कर्जा बहुत कम है। पैग रेशियो है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ जो है वो भी काफी ठीक है कंपनी की। बाकी इसमें जो देखने वाली बात होती है एक ये चीज कि डिविडेंड यील्ड जो होता है वो एज कंपेयर टू अदर स्टॉक जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी 6.46 का डिविडेंड यील्ड है, यानी 7-6.5%। तो जितना मतलब अगर शेयर बढ़ेगा भी नहीं ना उसका प्राइस, उसका डिविडेंड ही तुम्हें आपको 6.5% मिल जाएगा, यानी जितना आपको बैंक अकाउंट के अंदर वो मिलता है, रिटर्न वगैरह मिलता है, वो उसके इक्वली आपको लगभग यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा, चाहे शेयर बढ़े या ना बढ़े। आप ये देख लो। फिर अगर इसका देखें मीडियन पी से कंपेयर करके क्या हिसाब है इसका, तो मीडियन पी को देखें तो 7.7 दिखा रहा है, 7.7 का मीडियन पी दिखा रहा है। वहां कितना था? 7.08, यानी कि लगभग इक्वली है, एवरेज ही है। दूसरा इसकी जो पीयर कंपैरिजन करते हैं इसके जो कंपनियां हैं उसके साथ में, तो उस कंपैरिजन करें तो सबसे सस्ती कंपनी कोल इंडिया ही है। वेदांता भी 15, लॉयड्स मेटल्स NMDC 9,
GMDC संदर मैग्नीज, सेंदूर मैग्नीज, ये भी 15 का पीई है। फिर आगे चलते हैं, नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है इसका। इसमें यही तो सबसे बड़ी चीज है, नेट प्रॉफिट वगैरह। ये कोल में तो वैसे इंडिया हमेशा प्रॉफिट में ही रहा है, बस इसमें जो घोटाले हुए हैं ना, उसकी वजह से ये कंपनी नीचे आ जाती है। अदरवाइज तो कोल में सबसे ज्यादा कमाई है, एनर्जी में, कोल में। 10,000 देखो, फिर नीचे गया 6,000 तक, और फिर 8,491 का प्रॉफिट है। ये कंपनियां ऐसे ही होती हैं। इसमें गवर्नमेंट कंपनियों में मैंने देखा है कई बार क्या होता है, एक साल प्रॉफिट दिखा देंगे, दूसरी साल लॉस दिखा देंगे, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। चलो ये क्वार्टरली था, वैसे ये है इसका ईयरली में भी बढ़ ही रहा है। ये देखो आप, 31, 37, 34,000, 37 से 34। वैसे इसमें तो घट गया है, यहां से यहां बढ़ा फिर घट गया, फिर यहां से यहां घटा फिर बढ़ गया। अब ये देखो, इसमें ऐसे ही होता रहता है, एक बार बढ़ता है, दूसरी बार घटता रहता है इनका प्रॉफिट। बाकी कैगर देखो तो कैगर भी ठीक है, मतलब 1 ईयर का -9 और 3 इयर्स का 28, एवरेज 3 इयर्स का 28 बहुत होता है। वही मैं कह रहा हूं, अगर इस शेयर मार्केट में ज्यादा कमाने की लालसा मत रखो कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इसमें डबल ट्रिपल नहीं होता, एक एवरेज रिटर्न की 20% का अगर रिटर्न मिल गया, 15 to 20% का सफिशिएंट होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। CWIP देख लो इसका, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसमें ये देखो आप 17,000, 18,000 और 16,000, फिर नीचे चला गया 18 से। तो फ्लक्चुएशन का चलता रहता है। बाकी ये क्या है, ये कैश फ्लो भी देखो आप, इसमें 1951, फिर -1436, फिर -282, मतलब डावाडोल सी चलती रहती है ये कंपनियां। वैसे फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इसका। देखिए जरा, तो प्रोमोटर्स के बाद में 63, फिर 8, फिर 22 FIIs, ये DIIs है, गवर्नमेंट है, ये पब्लिक है, इसमें 5%। वैसे प्रोमोटर्स के पास तो अच्छा है, FIIs के पास में भी 8% और DIIs के पास में 22% है, अच्छा है वैसे परसेंटेज। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका अच्छा है। लेकिन इन कंपनियों में ना चक्कर ये होता है, जो PSU स्टॉक्स होते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जब तक गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करेगी ये आगे नहीं बढ़ते हैं, वही चीज है। फिर इनमें ऐसे ही चलता रहता है, एक साल प्रॉफिट, एक साल लॉस, एक प्रॉफिट, एक साल लॉस, इस तरह का। वैसे अभी तो PSU स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे थे, पहली बार किया था उन्होंने कि 1-1.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था PSU स्टॉक्स ने। अदरवाइज इससे पहले तो कोई PSU स्टॉक्स को पूछता तक नहीं था। तो चलते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर, जो है वेदांता। वो भी एक डिविडेंड के लिए जानी जाती है, वेदांता डिविडेंड स्टॉक्स है एक तरह का। तो ये भी है, मेटल माइनिंग के फील्ड में है। ये क्या है, exploration and production of zinc, lead, silver, copper, aluminum, iron ore and oil gas. Even it has presence across India, South Africa, Namibia, Ireland, Liberia, UAE में भी है। बाकी अब देख लेते हैं इसका मार्केट कैप वगैरह। मार्केट कैप वगैरह देख के क्या पता चलता है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। पी जैसे इसका देखने को मिल रहा है कि 15.3, और यहाँ इंडस्ट्रियल पी 15.3, यानी कि बिल्कुल सेम ग्रोथ है, इंडस्ट्री के हिसाब से सेम ग्रोथ है इसकी। ठीक है जी। उसके बाद में ROC वो बहुत अच्छा है, 20.9 बहुत अच्छा होता है। ROE फिर 10.5। देखो इस कंपनी में सब कुछ सही है, डिविडेंड वगैरह दे रही है, लेकिन इसमें एक चीज इस वेदांता के अंदर मुझे बड़ी खाती है, अंदर ही अंदर, वो है इसकी जो प्लस परसेंटेज है। इसकी जो प्लस परसेंटेज है वो 100% है, यानी 100% गिरवी रखा हुआ है इसमें इसके ऑनर ने अपने सारे शेयर्स को।
ये चीज इसमें थोड़ा मुझे इस शेयर से थोड़ा दूर ले जाती है बस। बाकी वैसे बहुत अच्छा स्टॉक है। इवन इसका डिविडेंड देखो आप, मतलब जितना आपको एफडी पर मिलता है उससे ज्यादा का तो रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा आपको। 9.37 का रिटर्न है इसमें, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा प्लस परसेंटेज तो है ही और ज्यादा थी। उसके अलावा इसमें ये देखो आप, इसमें जो डेट इक्विटी है वो भी 2.13 है और प्लस परसेंटेज तो थी इसमें। ये प्लस परसेंटेज तो है ही 100%। तो ये दो चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं इस शेयर के अंदर, जो जिससे ये शेयर थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा। जो उसकी प्लस परसेंटेज है वो 100% है। फिर पी रेशो, अगर मीडियन पी देखें इसका, तो वो मीडियन पी थोड़ा देखने वाला है। ये देखो जरा 26.8 दिखा रहा है, तो 26.8 और इसका 15, यानी कि एज कंपेयर टू मीडियन पी ही ये सस्ती कंपनी है। पीयर कंपैरिजन में देखो आप, अगर पीयर कंपैरिजन में इसका जो पी है वेदांता का 15 है, बाकी कोल इंडिया से सस्ती है, लॉयड्स उससे महंगी है, एनएमडीसी उससे सस्ती है, बाकी जीएमडीसी है, सिंदूर मैग्नीज है, ये भी इससे सस्ती है। बाकी क्वार्टरली नहीं देख के, लॉन्ग टर्म देखना है ना हमने, क्वार्टरली ज्यादा नहीं देखते, उसमें एनुअली देख लो, ईयरली वाला। तो ये नेट प्रॉफिट दिखा रखा है। नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 14,000 से 7,000 और 7,000 से सीधा 17,000 हो गया नेट प्रॉफिट इसका। तो इन कंपनियों के अंदर यही चीज लगी रहती है, पता नहीं नेट प्रॉफिट कभी इतना बढ़ जाता है 1,000 करोड़ बढ़ जाएगा, कभी बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ये देखो एक साल का इसका थोड़ा रिटर्न देखो आप, एक साल का रिटर्न 73% है और 3 इयर्स का कितना है, खाली 4% रिटर्न। तो इसमें ऐसे फ्लक्चुएशन, इसीलिए कंपनी में थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। CWIP देखो इसका, वो बढ़िया है, वो बढ़िया, वो है कितना है, ये देखो 19,000 से 22,000, 22 से 27,000 हो गया। फिर कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो यार बिल्कुल नेगेटिव, ये इतना खतरनाक। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भाई 1-2 पैरामीटर देख के कभी शेयर मत लिया करो, उसको पूरा, उसकी बैलेंस शीट को, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को, उसकी इनकम स्टेटमेंट को जरूर देखो, उसके बाद लो। अब इसमें देखो नेट कैश फ्लो कितना बुरी तरह से वो हो रखा है, 3,800, 1,700 माइनस 4,000 माइनस हो गया सीधा 4,000। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लो कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है इसके, देखो जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में 56% के प्रमोटर है, लेकिन 100% 56 के 56 इसके गिरवी रखे हुए हैं। FIIs 12%, DIIs 15%, गवर्नमेंट के 0.07, पब्लिक 16% की है बाकी इसमें। तो आप ये देखने वाली बात है थोड़ा सा, बस इसमें थोड़ा ये होता है, वैसे डिविडेंड स्टॉक है ये, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इसमें यार सबसे बड़ी चीज, सबसे जो मुझे डराती है चीज इसमें स्टॉक्स में, वो है इसकी प्लस परसेंटेज। वो प्लस परसेंटेज है कितनी, 100%, यानी कि 100% गिरवी रखे हुए हैं। ये कंपनी के लिए थोड़ा घातक हो सकती है। तो दोनों कंपनियां अच्छी हैं, वैसे डिविडेंड स्टॉक्स हैं, बट वही मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये सारे पैरामीटर भी आपको देखने पड़ेंगे, चाहे वो प्लस परसेंटेज का है, वो कैश फ्लो का है, या डेट इक्विटी का है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है।
तो आज के लिए इतना ही था। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।